जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एक एडवांस मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर चुका हूं और आज हम तीसरा लेक्चर देखेंगे। तो आज का जो हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा वो हमारा मेडिवल इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, आर्ट्स में रहेगा और इकोनॉमिक ट्रांजिशन में रहेगा। और ये जो नोट्स हैं आपके, ये जो क्वेश्चन हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के लिए काफी कारगर साबित होंगे, राइट, काफी यूजफुल होंगे आप लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो 16 से 18 सेंचुरी है, इसमें आपको पता ही है मुगलों का पीरियड है। ये कहीं ना कहीं हमें दिखता है 18 सेंचुरी, यानी कि जो 1707 का समय है, 1707 जहां पर औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके पश्चात हमें दिखता है कि मुगल साम्राज्य का कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल है वो शुरू होता है। परंतु 16 से 18 सेंचुरी हम कहीं ना कहीं मुगल एरा ही से मानते हैं भारत के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बात हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक तरह का सिंथेसिस हमें मिलता है, जहां पर सिंथेसिस किसका मिलता है, पर्शियन और इंडिजीनियस कल्चर का। जैसे मैं आपको एक महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया, जिसे हमने रज्मनामा कहा गया, रज्मनामा जो अकबर के द्वारा किया गया था, अबुल फजल ने इसमें काफी मदद करी थी अकबर की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा महाभारत आपका एक संस्कृत, यानी कि एक इंडिजीनियस कल्चर मैं ऐसे बोलूंगा, जिसको कहीं ना कहीं परिवर्तित किया गया है, रज्मनामा जो एक पर्शियन लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आपको सिंथेसिस दिखाई दे रहा है, एक इंडिजीनियस कल्चर और एक पर्शियन कल्चर का, राइट। तो इस तरह की बातें हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, मराठास के वो अष्टप्रधान से पूछते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो मुगल्स की बात कर रहा था, तो मराठा कहाँ से आ गए। तो देखिए ये समकालीन है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मराठा का जो अष्टप्रधान है ये क्या था। ये एक 8 मेंबर्स की काउंसिल थी, 8 मेंबर्स काउंसिल। महाराजा छत्रपति शिवराज, माफ कीजिएगा, महाराजा छत्रपति जी की जो 8 मेंबर काउंसिल के अंतर्गत ये आता था। यानी कि जो मराठा अष्टप्रधान है वो क्या है, आपका 8 मेंबर्स की काउंसिल है, छत्रपति शिवाजी। तो अब आपको क्या करना है, एग्जाम वाइज इनके नाम याद रखने। तो एक बार फटाफट हम इसका एक निमोनिक देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो निमोनिक मैंने बना रखा है वो आप लोगों के भी काम आएगा। तो ऐसे याद रखना आप लोगों ने, एसपी, कल आप लोग सिलेक्शन ले तो एसपी बने, तो एसपी होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 एस है और 2 इसमें पी है, तो 4 तो हमारे ये कवर अप हो गए। आगे आपने लिखना है डीएम, कल उम्मीद करता हूँ आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। तो एक हो गया डी, एक हो गया एम, तो 6 तो ये हो गए हमारे 6। और 7वां और 8वां हम याद कर लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एस से क्या स्टैंड होता है। एस से आपका स्टैंड होता है, ये है आपका सुरु निवास, सुरु, SURUNIVAS, सुरु निवास। सुरु निवास क्या था, ये एक सचिव लेवल का पद था, सचिव, जिसका काम था कि कहीं ना कहीं जो रॉयल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अपने पास संभाल के रखना, राइट। तो एक तरह से ये एक सचिव का काम करता था, जिसे आप लोग इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं, उसका ये काम करता था। और कहीं ना कहीं ये जितने भी रॉयल रिकॉर्ड्स होते थे उसको मेंटेन करता था। ये होता है सुरुनिवास। नेक्स्ट एस से है आपका सर ए नौबत, सर, एक सेकेंड, SAR, सर ए नौबत, NAUBAT, सर ए नौबत। और सर मैंने बताया पर्शियन में सर का मतलब होता है हेड, पर्शियन में सर का मतलब होता है हेड। तो ये जो सर ए नौबत था ये कौन था, ये कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ, आर्मी का कमांडर इन चीफ था ये, ठीक है। तो सर ए नौबत, तो 2 एस तो हो गए हमारे। अब पी से हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले पेशवा, आगे चलकर जो मराठाओं का जो बागडोर है ये पेशवा के अंतर्गत आ गई थी। पर जब तक ये छत्रपति शिवाजी या उनके कुछ वंशज आए थे, तो ये पेशवा एक पीएम की तरह थे, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसके ओहदे पे पेशवा हुआ करते थे, राइट। फिर आपका जो पी है ये असल में है पंडित राव, पंडित गिरी ये करते थे, पंडित राव हो गए हैं। और इनको कहीं ना कहीं एक और नाम दिया गया है, वो है आपका दन अध्यक्ष, दन अध्यक्ष, अध्यक्ष। तो हमारे 2 पीबी हो गए हैं। अब डी से है हमारा, डी से है आपका दाबिर, दाबिर, दाबिर क्या है, दाबिर, दाबिर एक आपका फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है। तो जितना भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं या बाहर के जो लोग राजा से मिलना आते थे, आसपास के किंगडम के लोग जो भारत में राजा से मिलने आते थे, उनका सारा बंदोबस्ती यही करता था, कौन, दाबिर, DABIR। फिर एम से है आपका मजूमदार, मजूमदार, मजूमदार आपका एक फिनेंस मिनिस्टर है, फिनेंस मिनिस्टर। तो आपने देखा हो गया, इस तरह से हमने 6 तो पूरे कर लिए हैं, राइट। अब हमारे 2 रह गए हैं, 2 में कौन कौन आ गया। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। जो निवास यहाँ पर दिख रहा है, सुरु निवास, जो हमने स्टार्टिंग में एस में लिखा था सुरु निवास, तो निवास वर्ड आएगा। तो जो नेक्स्ट आएगा आएगा वो है आपका वकिया निवास, वकिया, WAQIA, वकिया निवास, निवास। तो देखिए निवास निवास मैच हो गया, वकिया निवास। और वकिया निवास कौन है ये आपका इंटीरियर, इंटीरियर मिनिस्टर है ये, राइट, वकिया निवास। और लास्ट है आपका, जुडिशियल के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो लास्ट है आपका न्यायाधीश, न्यायाधीश। ये तो आज भी होते हैं, राइट, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर लिख देते हैं न्यायाधीश, न्यायाधीश,
ठीक है। तो जैसे कि आज भी हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के लिए हम ज्यादातर जो जजेस होते हैं उनको जजेस कहने के बदले हम उनको न्यायाधीश कह देते हैं, राइट। तो ये हो गए आपके 8 के 8 जो मेंबर्स हैं अष्टप्रधान काउंसिल में शिवाजी की। तो कैसे याद रखा हमने, एसपी होल स्क्वाड, डीएम, और फिर वकील निवास और न्यायाधीश। इस तरह से आपने इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं अब हमें क्या है कि छत्रपति के जो अष्ट प्रधान है उसमें देखिए दाबिर बिल्कुल है, दाबिर आता है, मैंने बताया भी आपको, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं दाबिर आता है, बिल्कुल आता है। दाबिर का मैंने बताया था ये फॉरेन मिनिस्टर है, और जितनी भी सेरेमनीज होती थी, फॉरेन इनवॉइस जो भी दूतावास आता था उसकी सारे के सारे अरेंजमेंट यही करता था दाबिर। और सरे नौबत मैंने अभी बताया आपको, कमांडर इन चीफ है ये, राइट, आर्मी का, राइट। और आर्मी में जो भी रिक्रूटमेंट है उसको भी यही देखता है। और मजुमदार जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट। और आगे देखिए एग्जाम ट्रैप में आपको एक वर्ड दिया जाता है चिटनीस का, CHITNIS, चिटनीस। देखिए यहाँ पे लिखा है ना चिटनीस। तो चिटनीस जो है आपका ये वाला, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपका चिटनीस जो आपको दिखाई दे रहा है, चिटनीस, ये आपके अष्टप्रधान में नहीं आते हैं, ठीक है। परंतु चिटनीस जो थे कहीं ना कहीं ये शिवाजी के समय पर ये कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करते थे। जो भी शाही पत्राचार होता था उसको ये संभालते थे, अपने पास जिम्मेदारी से रखते थे और इसको राजा तक पहुंचा देते थे। और कहीं ना कहीं इनके पास कहीं ना कहीं पावर तो बहुत हाई थी, पर ये कहीं ना कहीं अष्टप्रधान का भाग नहीं थे। कौन? चिटनीस। ये बात आपने याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित क्या है, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैरम खान की बात, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो बैरम खान है, बैरम खान ही वो थे जो कहीं ना कहीं एज अ रीजेंट काम किया, जिन्होंने जब हमारा पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, आप अच्छी तरह जानते हैं पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में हुआ था, और दूसरा युद्ध इसका 1556 में हुआ था, आफ्टर 30 ईयर्स। और इस समय जब ये पानीपत का सेकंड हुआ था, इस समय जो अकबर थे वो मात्र 14 वर्ष के थे। तो असल में जो पूरा का पूरा जो गाइडेंस हुआ है, जो मुगल जीते हैं 1556 वाले, जो सेकंड पानीपत का वॉर है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं जाता है, वो है बैरम खान को। बैरम खान, बैरम खान। और बैरम खान जो है आगे चल के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अकबर और बैरम के बीच। तो अकबर कहीं ना कहीं बैरम खान को कहते हैं कि आप यहाँ से मक्का मदीना के सफ़र पे चले जाइए, ठीक है। और जो बैरम खान के बदले जो रिक्रूट होते हैं वो आते मुनीम खान, ठीक है। बैरम खान 4 साल बाद इनसे कहा जाता है अकबर के द्वारा कि आप मक्का मदीना के सफ़र पे चले जाइए। और 1560 में बैरम खान को रिप्लेस करते हैं मुनीम खान, राइट। तो ज़्यादा तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर आगे मुनीम खान को रिप्लेस करते हैं शमशुद्दीन अक्ता खान। तो शमशुद्दीन अत्का खान जो हैं ये काफ़ी एक एफिशिएंट एक तरह से लीडर थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो कोर्ट अकबर के समय में जो एक विभाजन हो रहा था अकबर के दरबार में, उसको कहीं ना कहीं ये रोकते हैं। तो स्पेशली इनको अपॉइंट किया जाता है शमशुद्दीन अत्ता खान को। अब इनकी ये काफ़ी फेमस हो जाते हैं और इनकी ये प्रसिद्धि देखकर चिढ़ने लगते हैं जो हमारे आगम खान है वो चिढ़ने लग जाते हैं। अब ये आगम खान कौन है? आदम खान है आपके जो हमारे अकबर की जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, आई रिपीट, अकबर की जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जिसे आप महामंगा कहते हैं, महामंगा, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो अकबर की, उनके रियल सन है ये आदम खान। और जो कहीं ना कहीं अतका खान को चिढ़ के कारण, जेलसी के कारण मरवा देते हैं। और जब ये बात अकबर को पता चलती है तो अकबर भी क्या करते हैं, आदम खान को टेरेस से फेंकवाते हैं, एक छत से फेंकवाते हैं 2 बार, और इसमें मृत्यु हो जाती है आदम खान की, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिएगा बैरम खान को असल में बैरम खान को मरवाया गया था। और बैरम खान को जो मारा गया था वो बैरम खान ने किसी को मारा होगा, उसी का बदला लेने के लिए बैरम खान को मारा गया। तो बैरम खान को मारा गया है किसके द्वारा? मुबारक खान लोहानी जी के द्वारा। लोहानी, मुबारक खान लोहानी के द्वारा बैरम खान को मारा गया। और कारण क्या है? क्या ये कोई शाही कारण था? नहीं, मैंने बताया कारण क्या था, ये एक पर्सनल रिवेंज था, राइट। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हाईएस्ट राजपूत मनसबदारी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मनसबदारी इंट्रोड्यूस की गई थी अकबर के द्वारा। और जो हाईएस्ट मनसबदारी दी जाती थी जो शाही वंश से नहीं है, उनको मैक्सिमम मनसबदारी 7,000 की दी जाती थी। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मनसबदारी जिस राजपूत को मिली है वो है कुंवर मान सिंह। तो आपको दिख रहा होगा कुंवर मान सिंह, राइट। और ये अमेर के शासक हैं ये। और इनको क्या मनसबदारी दी है? 7,000 जट की दी है, ठीक है। तो 7,000 जट। अब देखिए याद रखिएगा जो कुंवर अमन सिंह हैं ये अमेर के हैं, जोधपुर के नहीं है। ये कुंवर मान सिंह जो है,
कुंवर मान सिंह जो है ये जोधपुर के नहीं है, ये अमेर के हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जैसे अब हल्दी घाटी का युद्ध आपने सुना होगा, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, महाराणा प्रताप जो कि मारवाड़ के थे वर्सेस मुगल, वर्सेस मुगल्स। परंतु मुगल्स को लीड कौन कर रहा था, राजपूत ही कर रहे थे, वो यही थे कुंवर मान सिंह, कुंवर मान सिंह जो कहाँ के हैं, अमेर के। और इन्हीं को मिला है मनसबदारी 7,000 की। तो यही राजपूत बने हैं जिनको सबसे हाईएस्ट मनसबदारी मिली है, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रज़्मनामा, स्टार्टिंग में मैंने इसका नाम लिया था। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जो महाभारत है, महाभारत ओरिजिनली आपको पता है वो संस्कृत में लिखी गई थी या लिखी गई है संस्कृत में, और इसको अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में इसको ट्रांसलेट किया गया किसमें, पर्शियन में, पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया और उसका नाम रखा गया रज़्मनामा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या नाम रखा गया, रज़्मनामा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है क्या क्या इसका ट्रांसलेशन अबुल फाजल ने किया। तो देखिए पूरी तरह से अबुल फाजल ने नहीं किया है, अबुल फाजल ने सिर्फ एक फिलोसफिकल पार्ट में हेल्प करी है, राइट। परंतु यहाँ पर याद रखिएगा जो नाम है इसमें जिन जिन ने सहायता करी है वो है आपका मुल्ला अहमद, कासिम बेग और बदाऊनी। इन लोगों ने इसमें मदद करी है, जिसमें इसको एक संस्कृत से ट्रांसलेट किया गया है अरब में, राइट। और ये याद रखिएगा इसमें जो एक फिलोसफिकल एंगल था वहां पर अबुल फजल की मदद ली गई थी, अबुल फजल की मदद ली गई थी। अब इसमें एक चीज और आपको बता रखा है, यहाँ पर एक डिक्शनरी है जिसे हम कहते हैं मुजम उल बुल्दन। ये देखिए मुजम उल बुल्दन, ये एक अलग डिक्शनरी है, ये एक अरेबिक डिक्शनरी है। तो इस मुजम उल बुल्दम को किसके द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पर अबुल फजल यहाँ पर भी नाम नहीं आएगा। मुजम उल बल्दन में तो अबुल फाजल का बिल्कुल भी जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये डिक्शनरी बनाई गई थी, अरेबिक डिक्शनरी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी मकतब खाना के द्वारा। मकतब खाना एक डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो मकतब खाना के द्वारा ये बनाया गया था। तो याद रखिएगा मुजम उल बुल्दन, मुजम उल बुल्दन जो है ये एक अरेबिक डिक्शनरी है जिसमें अबुल फाजल का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अबुल फाजल को इससे नहीं जोड़ेंगे आप, राइट। और परंतु ये याद रखिएगा जो रज़्मनामा है तो इसमें मुल्ला अहमद, कासिम बेग, बदोनी का नाम आता है, परंतु इसका जो फिलोसफिकल पार्ट है उसमें मदद करी है अबुल फाजल ने, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं जहां पर आपके जो पेंटर थे उस समय के, मुगलों के, और किस किस समय पर ये लोग थे, तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बाबर के समय पर, बाबर का जो एरा है आप अच्छी तरह जानते हैं, 1526 से 1530 तक बाबर का एरा था भारत में। तो यहाँ पर एक इनके बहुत चहीते पेंटर थे जिनका नाम था बेहजाद, बेहजाद, राइट। और इनको राफेल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। राफेल का एक कहीं ना कहीं इसको समझ लीजिए कि राफेल का मतलब होता था एक ईश्वर के बराबर उपाधि देना, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस थे बेहजाद, पर्शियन मिनिएचर के लिए काफ़ी फेमस थे। ये मिनिएचर मतलब एक छोटी पेंटिंग होती है जिसमें बारीकियों का बड़ा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो बाबर के काफ़ी चहीते थे, बाबर इनको काफ़ी पूछते थे, राइट। नेक्स्ट है जहांगीर के एरा में। तो जहांगीर के एरा में अगर मैं बात करूं, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये दोनों आपके जहांगीर के समय पे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कभी भी आपको मुगल पेंटिंग में चिड़िया, पशु दिखते हैं तो वो उस्ताद मंसूर की वजह से है। कभी भी किसी मुगल पेंटिंग में अगर आपको चिड़िया, पशु पक्षी दिखते हैं तो उस्ताद मंसूर उसके पीछे जिम्मेदार है। और पोर्ट्रेट की बात की जाए, यानी कि जहांगीर को बनाया गया है बिल्कुल खूबसूरती से, बारीकियों से, तो वो है अबुल फजल। तो दोनों ही किसके कोर्ट में हैं, जहांगीर के। और याद रखिएगा अबुल फजल को उपाधि दी गई थी नादिर उज जमन की, जिसका मतलब होता है वंडर ऑफ द एज, नादिर उज जमन। और उस्ताद मंसूर को दी गई थी उपाधि नादिर उल असर, ठीक है। तो ये है वंडर ऑफ द एपॉक। तो एपॉक भी एक हमारा युगी होता है, ठीक है, एपॉक भी हमारा युगी होता है। तो याद, ये चीज याद रखिएगा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया था फ्लोरा और फोना आपको जो दिखाई देता है, जैसे काफी फेमस पेंटिंग है साइबेरियन क्रेन और डोडो की, तो वो किसके द्वारा बनाई गई है, उस्ताद मंसूर के द्वारा। और अबुल हसन जो थे ये काफी पोर्ट्रेट के लिए काफी प्रसिद्ध थे, राइट। और दोनों ही किसके एरा में है, जहांगीर के समय पर, राइट। अब देखिए यहां पर क्या है यूरोपियन इन्फ्लुएंस ब्रॉड बाय जेसूट। जेसूट कौन होता है, जेसूट होता है आपका, जेसूट होता है आपका जो एक कैथोलिक चर्च का या कैथोलिक मिशनरी का भाग होता है, पार्ट होता है। और ये कहीं ना कहीं जो है क्रिश्चियनिटी को फैलाने में काम करता है, कैथोलिक चर्च को फैलाने में काम करता है, कैथोलिक चर्च की जो विचारधाराएं हैं उसको फैलाने में काम करता है। और ये लोग कहीं ना कहीं एडुकेशन को बहुत महत्व देते हैं, राइट। और जो हमारी क्रिश्चियनिटी चाहे एशिया है, अफ्रीका, अमेरिका है, वो जो फैली हुई है वो जेसूट की वजह से है, ठीक है। तो जेसूट एक तरह से आप फादर समझ सकते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो
जो जहांगीर के समय पे अगर आपको यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखता है तो वो किस जेसूट की वजह से? फेरनाओ गेरिरियो की वजह से, राइट। तो याद रखिएगा, जो मुगल कोर्ट में आपको जो शेडिंग वाली जो पेंटिंग्स दिखती हैं, शेड के द्वारा शेडिंग होती है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जेसूट फरनाओ गेरिरियो के द्वारा, राइट। ये चीज अच्छी तरह याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जेसूट फेरनाओ गेरिरियो है, ये किसके दरबार में है? ये जहांगीर के दरबार में है, राइट। और जहांगीर का समय काल आप अच्छी तरह जानते हैं, 605 से लेकर 627। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ मुगल टाइम पे हमें कुछ बहुत प्यारे आर्किटेक्चर मार्वल्स दिखे हैं, बहुत खूबसूरत एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे, आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बाग ए जर अफशन, बाग ए जर अफशान, ये कहाँ है? आगरा में। किसके द्वारा बनाया गया था? बाबर के द्वारा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से एक सिमेट्री में 4 बाग बनाए गए हैं। ये पूरा सा देखिए, पूरी की पूरी टेरिटरी है। और इसमें देखिए इस तरफ 1 2 3 4, चार आपको 4 बाग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाम है बाग ए जार अफशन, ये एक 4 बाग है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? आगरा में बाबर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। आगे देखते हैं, मान मंदिर। ये ग्वालियर है, ग्वालियर का जो किला है उसके अंदर ये मान मंदिर आपको दिखाई देता है। किसके द्वारा बनाया गया है? राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मॉन्यूमेंट है आपके हौज ए शमशी। ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि वाटर रिजर्वॉयर है। ये हमारे इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। इल्तुतमिश का समय काल हम अच्छी तरह जानते हैं, वो है आपका 1230 से लेकर 1236। ये इल्तुतमिश का समय काल है, माफ कीजिएगा, हाँ 1210 से, सॉरी मैंने 1230 कर दिया है, 1210 से, 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का समय काल है, राइट। तो 26 सालों तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद इनकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पे आई है। तो याद रखिएगा, हौज शमशी किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। अब हम देखेंगे बुलंद दरवाजा। हम अच्छी तरह जानते हैं, जब आगरा पे फतेह, माफ कीजिएगा, जब गुजरात पे अकबर ने फतेह हासिल करी थी गुजरात पे, तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर में, फतेहपुर सीकरी पे। तो अकबर द्वारा ये निर्मित किया गया 1575 में। अकबर का समय काल क्या है? 1556 से लेकर 1605, राइट। तो 1575 में बनाया गया। अब देखिए कहीं कहीं पर आप हिस्ट्री में देखेंगे, यहाँ पर आपको 1602 भी दिखेगा, 1602 लिखा गया है कहीं पर, 1603 कि बुलंद दरवाजा तब बनाया। तो देखिए यहाँ पर 1602 और 1603 में बुलंद दरवाजा को रिपेयर किया गया है। इसीलिए बहुत सारी किताब में आपको 1602 या 1603 भी दिखाई देता है। परंतु याद रखिएगा कि 1575 इज द राइट आंसर, गुजरात पे फतेह करी थी, राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ इकोनॉमी की बात हम करते हैं। और इकोनॉमी की बात हो तो बंदरगाह की, यानी कि पोर्ट्स की बात तो हमें करनी पड़ेगी। तो मैथ्स फॉलोइंग काफी आता है आपका। तो लहारी बंदरगाह ये कहाँ पर है? आपके सिंध में। तो लहारी बंदरगाह याद रखिएगा, लहारी बंदर कहा गया इसको, ये आपके सिंध वाले एरिया पे है। और ये चीफ सी पोर्ट था आपका। और कहाँ पर था? ये इंडस पे, राइट। और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल ज्यादातर जो निर्यात किया जाता था कपास यानी कि कॉटन, कहाँ? पर्शियन गल्फ की तरफ, पर्शियन गल्फ की तरफ इसको निर्यात किया जाता था। किसको? कपास को, यानी कि कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था। अब आपका आ गया आपका जो हम बात करें शौरा की। शौरा क्या होता है? एक बारूदी सामग्री होती है जो कहीं ना कहीं हमारे गन पाउडर में काम आती है, जिसे आप सॉल्ट पेट्रे कहते हैं। तो ये कहाँ से लिया जाता था? ये बिहार से लिया जाता था, बिहार से लाया जाता था इसे, राइट। तो याद रखिएगा, जो सॉल्ट पेट्रे है आपका या जो शोरा है वो कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? बिहार से, राइट। और यहाँ पर आप देखिएगा एक है आपका पोर्ट ऑफ पिपली। पोर्ट ऑफ पिपली आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये उड़ीसा की तरफ, ठीक है। तो ये जब डच हम पे डच आए थे हमारे पास, ट्रेडिंग पे इंग्लिश हो गए, तो ये लोग इसका काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में इस्तेमाल करते थे। किसका? पोर्ट ऑफ पिपली का। तो एग्जाम में याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा लहारी बंदरगाह कहाँ है, तो ये आपका सिंध में। और सॉल्ट पेट्रे पूछा जाएगा, शोर कहाँ से लिया जाता था इंपोर्ट? बिहार से। और आपसे पूछा जाएगा जो आपका पोर्ट ऑफ पिपली है ये कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में है, राइट। और आप अच्छी तरह जानते हैं भारत में जो टोबैको को इंट्रोड्यूस किया गया है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। और अगर मैं मुगल की तरफ बात करूं कि जो टोबैको लाया गया था ये अकबर के दौरान लाया गया था 1604 में, जिसे आगे चल के जहांगीर ने बैन कर दिया था 1617 में। मुगल साम्राज्य में टोबैको को बैन कर दिया गया था जहांगीर के द्वारा, राइट। और हम बात करेंगे अब WHS मोरलैंड की, राइट। इन्होंने ही हमें बताया है कि जो बिटवीन 1614 और 1660 में भारत में 13 बार फेमाइन आया, 13 बार कहीं ना कहीं भारत में फेमाइन आया, ये डेटा हमें मिलता है। तो ये डेटा हमें कौन देते हैं? WH मोरलैंड, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि WH मोरलैंड कौन है। देखिए WH मोरलैंड जो है ये एक सिविल सर्वेंट थे, एक ICS अधिकारी थे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इनका ये 1930s के समय पे काफ़ी एक्टिव थे भारत में।
और कहीं ना कहीं इन्होंने ही रिसर्च करी है और बताया है कि कहीं ना कहीं मुगल के समय पर, जो ये टाइम पीरियड मैं आपको दे रहा हूँ 1614 से 1660 के मध्य में, कहीं ना कहीं 13 बार फेमाइन आया। अगर हम देखें 1614 से लेकर 1660 के बीच में देखें कौन कौन से हमारे मुगल एम्परर इसमें आते हैं, तो इसमें जहांगीर आते हैं, राइट, हमारे शाहजहां आते हैं, और हमारे औरंगजेब आते हैं, राइट, क्योंकि औरंगजेब जो गद्दी पे बैठे हैं वो 1658 में बैठे हैं, राइट। तो ये चीज, ये तीन हमारे मुगल शासक इसमें आते हैं। किसके द्वारा बताया गया है? WH मॉडल, और ये एक हमारे ICS अधिकारी थे भारत में, राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे एक बहादुर शाह फर्स्ट, और बात करेंगे हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ठीक है। अब देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए, इसको ब्लैक स्क्रीन में समझते हैं पहले। हमें ये समझना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी, जो हमारे 10वें सिख गुरु बने, 10th सिख गुरु, इनके 4 पुत्र हैं, 4 सन्स, जिनको दो दो में डिवाइड किया गया है। तो पहले के दो जो हैं वो बड़े साहिबजादे हैं, बड़े साहिबजादे। तो बड़े साहिबजादे कौन कौन है? बड़े साहिबजादे हैं आपके अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी हैं आपके बड़े साहिबजादे एक, और दूसरे हैं आपके जुज्जर सिंह, जुज्जर, JUJH, जुज्जर सिंह। तो अजीत सिंह जी हो गए और जुज्जर सिंह जी हो गए, ये हो गए आपके बड़े साहिबजादे। और जो छोटे साहिबजादे हैं, छोटे साहिबजादे जो हैं, ये हैं आपके जोरावर सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात करें बड़े साहिबजादे, तो ये जो युद्ध हुआ था, एक युद्ध में ये शहीद हुए थे। परंतु यहाँ पर स्टोरी आपके छोटे साहिबजादे से ज़्यादा मैच करती है, क्योंकि छोटे साहिबजादे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारे जोरावर सिंह हैं और फतेह सिंह जी हैं, इनको कहीं ना कहीं जो वजीर खान है, जो वजीर खान है, अब ये वजीर खान कौन है? तो वजीर खान कौन है? वजीर खान है आपके, ये एक मुगल गवर्नर हैं। ये एक मुगल गवर्नर हैं, कहाँ के? सिरहिंद के, सिरहिंद के हैं ये। और किसके समय में है ये? औरंगजेब के समय पर, औरंगजेब के समय पे हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे छोटे साहिबजादे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको जिंदा जिंदा चुनवा देते हैं, दीवार पे इनको जिंदा चुनवा देते हैं, राइट। अब इससे क्या होता है, इस बात से जो हमारे गोविंद सिंह हैं, गोविंद सिंह जी जो हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जो है, गुरु गोविंद सिंह जी क्या करते हैं, ये बात की शिकायत करते हैं किससे? बहादुर शाह से। क्योंकि जब बहादुर शाह गद्दी पे बैठे थे, बहादुर शाह गद्दी पे बैठे थे, बहादुर शाह वन, आपको समय काल पता होना चाहिए, 1707 से लेकर 1712 तक ये गद्दी पे बैठे थे। तो जब बहादुर शाह वन, जब उनको गद्दी में बैठाया जा रहा था, तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा इनका समर्थन किया था। ही सपोर्टेड बहादुर शाह फर्स्ट। और जो आपको मैंने अभी बताया, वजीर खान ने जो इनके छोटे साहिबजादे हैं उनको जब जिंदा चिनवाया था, तो ये शिकायत इन्होंने बहादुर शाह से करी थी, पर बहादुर शाह ने इसमें कोई भी इनकी मदद नहीं करी। अब देखिए, बहादुर शाह का जो समयकाल है वो 1707 है, और जो वजीर खान ने जो ये हिमाकत की थी, वजीर खान ने जो ये हिमाकत करी थी इनको छोटे साहिबजादों को चिनवाने की, ये 1705 का है, राइट, 1705 में। तो अब क्वेश्चन है कि ये इंसिडेंट तो पहले का है और ये गद्दी में तो बाद में बैठे हैं, तो गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को सपोर्ट क्यों किया? देखिए, बहादुर शाह ने उस समय कहा था कि उनको सपोर्ट करेंगे, वो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ काम करेंगे, परंतु बाद में बहादुर शाह ने इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो इससे कहीं ना कहीं निराश होकर हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो हमारे साउथ की तरफ चले गए। तो डेक्कन में उनको एक 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 सन्यासी मिलता है, डेक्कन में उनको एक सन्यासी मिलता है, राइट। उसका नाम है माधोदास, माधोदास। तो उससे काफी प्रभावित होते हैं ये। तो मैंने बताया डेक्कन का, अच्छा एरिया जो था डेक्कन का वो था नंडेड, नंडेड, नंडेड में इनको मिलते हैं, नंडेड, NANDED, नंडेड में इनको मिलते हैं डेक्कन में। जो व्यक्ति ने मिलता है, जो साधु है, उसका नाम है माधोदास। माधोदास से प्रभावित होकर ये इनको एक नया नाम देते हैं, वो नया नाम है बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर नाम,
तो यहीं से आपने सुना होगा बंदा सिंह का नाम काफी आता है, बंदा बहादुर कहा गया है, जो कहीं ना कहीं बहादुर शाह वन के लिए बड़ी सरदर्दी बना है। ठीक है, तो बंदा बहादुर का जो ओरिजिनल नाम है वो माधुदास है, और माधुदास को बंदा सिंह बहादुर नाम किसने दिया है, ये दिया है गुरु गोविंद सिंह जी ने, राइट। तो ये चीज मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आई होगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि जो गुरु गोविंद सिंह के जो एक डिसाइबल ही बोलूंगा मैं इनको, शिष्य बोलूंगा बंदा सिंह को। तो बंदा बहादुर या बंदा सिंह बहादुर जो है, ये जो अ, ये अपना जो बहादुर शाह वन है उसके अगेंस्ट जो ये आंदोलन छेड़ते हैं, तो ये आंदोलन में कहीं ना कहीं सभी लोगों ने शामिल हुए। इसके पीछे क्या कारण था, राइट। इसके पीछे कारण था कि बंदा बहादुर ने जो भी आंदोलन छेड़ा था, आंदोलन का जो आधार था, वो आधार केवल एक व्यक्तिगत नहीं था, एक पर्सनल नहीं था। वो आधार है सबसे पहले तो कि जो कहीं ना कहीं पीजेंट्स, जो किसान थे, जो जाट्स थे, उन पे जो अननेसेसरी टैक्स लगाए जाते थे, उसके अगेंस्ट था। इसीलिए जितने भी हमारे किसान भाई थे, चाहे वो जाट थे चाहे किसान थे, वो इसमें कहीं ना कहीं बंदा बहादुर के सपोर्ट में आए, राइट। और आगे देखते हैं, जो हमारा मुगल में मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात, औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात जो रियल पावर है वो नोबल्स के पास चली गई थी। जैसे अगर मैं बोलूं, बहादुर शाह वन गद्दी पे आए, ठीक है, बहादुर शाह वन गद्दी पे आए, पर कहीं ना कहीं अब जो नोबिलिटी थी वो टूट रही थी। इसीलिए बहादुर शाह वन के बाद आपको पता है, जो हमारे जहांदर शाह गद्दी पे बैठे, जहांदर शाह किसकी मदद से बैठे, ये बैठे मुर्शीद कुली खान की वजह से बैठे। आगे चल के फिर जो हमारे फरुख सियार बैठेगा वो सैयद ब्रदर्स की वजह से बैठेगा। तो बहादुर शाह वन के बाद हमें क्या दिखता है कि ओपन ये जो पावर थी मोनार्की की, ये पावर ट्रांसफर हो गई थी नोबल्स की तरफ। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि बहादुर शाह वन के समय पर ही क्या था कि कहीं ना कहीं एक पावर डिवीजन हमें दिखाई दिया मुगल के दरबारों में, ठीक है। और जो तीसरा है वो है ज्योग्राफी एंड टैक्टिक्स। क्या था देखिए, जो मुगल लोग थे उनको पहाड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे वो लोग। और हमारे जो बंदा बहादुर की टीम थी, ये कहीं ना कहीं गोरेला वॉर में बिल्कुल इनको एक एक्सपर्टीज थी गोरिल्ला वॉर में। तो इसीलिए इन्होंने काफ़ी समय तक मुगलों को परेशान किया, राइट। और जो चौथा है वो है ऑब्सोलीट मिलिट्री, क्योंकि जो हमारे मुगल्स के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट थे वो तोपे थी, भारी भारी तोपे थी, उनके इक्विपमेंट जो थे, जो उनका कवच था वो बड़े हैवी हैवी होते थे, तो वो उनका मूवमेंट स्लो होता था। अब पहाड़ों में आप इस तरह के इक्विपमेंट लेके जा नहीं सकते, राइट। और गोरिल्ला वॉर में तो सारा स्पीड का गेम है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनका जो ऑब्सोलीट मिलिट्री था, इनका ऑब्सोलीट मिलिट्री का मतलब स्लो होना, बिकॉज ऑफ हैवी इक्विपमेंट, मुगल कहीं ना कहीं सेना इसलिए भी थोड़ा पीछे रही। तो कहने का मतलब है जो सिख और मुगलों के बीच जो इतनी लंबी लड़ाई चली, क्योंकि मुगलों के पास तो काफ़ी सेना थी, काफ़ी जनसंख्या भी थी, वो तो इनको एकदम कुचल लेते ना। पर ये जो चार कारण हैं, चार कारणों की वजह से आपको दिख रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से सिख अपराइजिंग हुआ, ये चार चार कारणों की वजह से बहुत लंबे समय तक चला, राइट। और इसमें जो मेन लीडर बने आगे चल के वो कौन बने, बंदा सिंह बहादुर, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो हमने देखा छोटे साहिबजादे, बड़े साहिबजादे, और किस तरह से वजीर खान जो सिरहिंद का था, सिरहिंद का एक गवर्नर था, उसने किस तरह से छोटे साहिबजादों को जिंदा चिनवा दिया, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कुछ क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, कुछ इंसिडेंट है उसकी क्रोनोलॉजी आती है। जैसे डेथ ऑफ रानी दुर्गावती, आपको पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती जो है वो लड़ी थी मुगलों की सेना से, अकबर की सेना से। और अकबर की सेना को लीड कर रहे थे आसफ खान। इवेंचुअली हमें रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाती है 1564 में। अब यहाँ पर हम देखेंगे हुमायूं की जो फर्स्ट वाइफ है बेगा बेगम, इनकी जो फर्स्ट वाइफ है बेगा बेगम, उनके द्वारा हुमायूं के लिए एक मौसोलियम बनाया जाता है। एक तरह से आप टॉम भी कह सकते हैं, हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। पर मौसोलियम जो है, मौसोलियम बनाया जाता है हुमायूं की वाइफ के द्वारा ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ अकबर। तो वो कब है, वो है आपके 1572 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जैसे मैंने बताया था आपको, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के हैं, और कुंवर मान सिंह जो अमेर के हैं, जिनको 7,000 की मनसबदारी दी गई थी अकबर के द्वारा। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब होता है, 1576 में, राइट, 1576। और एक हमारे पोर्चुगीज के एम्बेसी हैं, राजदूत हैं, जिनका नाम है एंटोनियो कैब्रल, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी गए हैं, कब, 1578 में। तो पुर्तगालियों के जो एम्बेसी हैं एंटोनियो कैब्रल, राइट। और राजा टोडरमल, जहाँ पर आपने सुना होगा जब्ती सिस्टम, जिसे दहसाला भी कहते थे। यहाँ पर क्या होता था, 10 सालों का एवरेज निकाला जाता था, जो फसल होती थी उसका 10 सालों का एवरेज निकाला जाता था, और उस एवरेज के हिसाब से पेमेंट तय किया जाता था। और ये पेमेंट हमेशा कैश पे होता था। इसको कहते थे जब्ती सिस्टम, जब्ती सिस्टम,
जिसको दहशाला भी कहा गया है, दहशाला, जिसके पीछे, इसको फॉर्मुलाइज करने के पीछे टोडरमल का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, राइट, टोडरमल का। और कहीं ना कहीं जो टोडरमल है, ये 1589 में इनकी मृत्यु होती है, राइट। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे ये टोडरमल, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे टोडरमल है ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल है, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, हमने जो भी पढ़ा है उसमें देखते हैं क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं जो पीछे पूछे गए प्रीवियस ईयर पे। तो विच पेंटर वाज कन्फर्ड एज द टाइटल ऑफ नादिर उल असर, नादिर उल असर और नादिर उल जमन। नादिर उल जमन तो दिया गया था अबुल हसन को, और नादिर उल असर दिया गया था उस्ताद मंसूर को। तो राइट आंसर क्या है? उस्ताद मंसूर, राइट, राइट। जैसे मैंने बोला था, फ्लोरा फोना की जब भी पिक्चर आपको दिखेगी तो वहां पर उस्ताद मंसूर का नाम आ जाता है, राइट। और अबुल हसन को क्या मिला था? नादिर उल जमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी यू जे जो लिखा ना, उज, कहीं कहीं पर उर भी लिखा रहता है, उर। तो ये कभी कभी इंटरचेंज चल जाता है, ठीक है, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज है तो उसमें हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर किसी किसी किताब में आपको उल भी लिखा होगा, उल। उज के बदले क्या लिखा होगा? उर। तो कंफ्यूज मत होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जमन किसको मिला है? जमन मिला है हसन को, अबुल हसन को। और जो आपका ये अस्र मिला हुआ है वो मिला हुआ है मंसूर को, अस्र मिला हुआ है मंसूर को, और जमन मिला हुआ है अबुल हसन को, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नक्शबंदी सिलसिला? अब देखिए, ये सिलसिला तो मैंने आपको बताया था सूफिज्म की ही एक शाखा होती है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए तो इसमें तो डायरेक्ट आपको स्टैटिक डेटा है, ख्वाजा बकी बिल्ला, है ना, बिल्ली का मेल बिल्ला, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला किसके द्वारा लाया गया था भारत में? यह है आपका ख्वाजा बकी बिल्ला, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इसको आगे चल के पॉपुलराइज किया गया, इस सिलसिला को, नक्शबंदी सिलसिला को पॉपुलराइज किसने किया है? शेख अहमद सरहिंदी ने, शेख अहमद सरहिंदी। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, राइट। अब ये कुछ मेंस के क्वेश्चन है, तो मेंस के आप देख लीजिएगा एक बार, राइट। तो देखिए याद रखिएगा, कुछ क्विक रिवीजन देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी। नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, कौन लेके आया? ख्वाजा बकी बिल्ला। पोर्ट ऑफ पिपली, मैंने अभी बताया था आपका उड़ीसा कोस्ट में है ये पोर्ट ऑफ पिपली, जिसका पुर्तगाली ब्रिटिश काफी इस्तेमाल करते थे। लाहौरी बंदरगाह, ये सिरहिंद में है, मैंने बताया था आपको, ये सिंध में है, सॉरी, सिंध में है। कौन से रिवर पे? इंडस रिवर पे। नेक्स्ट है आपके सॉल्ट पेटर, जिसे शौर कहा गया, ये कहाँ से लिया जाता था? सबसे ज्यादा बिहार से। अब हम देखेंगे नादिर उर या उल उज जमन, जमन दिया गया है अबुल हसन को, और असद दिया गया है उस्ताद मंसूर को। और हाईएस्ट राजपूत मनसबदारी किसको दी गई है? कुंवर मान सिंह, जो अमेर के हैं, 7,000 की इनको मनसबदारी दी गई थी, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के अगेंस्ट लड़े हैं, मुगलों के फेवर में। चिटनीस जो हैं ये आपके अष्ट प्रधान में नहीं आते हैं, किसके? शिवाजी के, ठीक है, ये चीज याद रखना है। और मुजम उल बुलदम, ये एक अरेबिक डिक्शनरी है जिसमें अबुल फाजल का कहीं पर भी कोई मतलब नहीं होता है, अबुल फाजल का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो ये चीज याद रखिएगा। मुजम उल मुल्दन क्या है? एक अरेबिक डिक्शनरी है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये जो भी मैंने आपको डेटा दिया है थोड़ा एडवांस डेटा है, और आपके एग्जाम में जरूर काम आएगा, तो कोशिश करिएगा इन डेटा को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं अब लेक्चर 4 में बहुत जल्द। जय हिंद गाइस।